अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने डेटाबेस सिस्टम्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर जो है वो देखा, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को हमने कंप्लीट किया। एंड नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं रिलेशनल अलजबरा के ऊपर। रिलेशनल अलजबरा को स्टार्ट करने से पहले हम मैथमेटिक्स की कुछ थोड़ी सी बेसिक्स या थोड़े से ऐसे कह लें कि हमने अपनी नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि प्रीवियस नॉलेज हमारा क्या था। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आप लोगों ने ये वर्ड कुछ कॉमन सुने होंगे: ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड देन एक्सप्रेशंस। बेसिकली ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो आप लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मोर देन वन टाइम इन चीज़ों को देखा और आप लोगों ने इन चीज़ों को फील किया एंड सॉल्व किया। बेटा, अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आप लोगों ने मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर देखे और आपने उन लोगों को रीड किए, जिनमें से कुछ ऑपरेटर्स आपके थे यूनरी ऑपरेटर्स एंड कुछ आपके पास थे बाइनरी ऑपरेटर्स एंड कुछ आपके पास थे टर्नरी ऑपरेटर्स। बेटा, ये तीन टाइप्स के ऑपरेटर्स, इनकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ थी और ये डिफरेंट काम करते थे। हम क्विकली इनका रिव्यू लेते हैं और उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ वापस जाते हैं। सबसे पहले बेटा, ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर बेसिकली हमें डेटाबेस, अपनी जो डाटा वैल्यू, कोई भी हमारे पास जो डाटा होता है उसके ऊपर हमें, यानी कि उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो क्वांटिटी यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटर। और लाजमी बात है कि हमारा जो ऑपरेटर है बेटा वो अप्लाई होता है सम काइंड ऑफ ऑपरेंड्स के। ऑपरेटर आपका फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर है, ठीक है। ये किस फैमिली से है बेटा, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ये अप्लाई होता है किसी भी ऑपरेंड पर। यानी कि ये इस बात की रिक्वायरमेंट है कि फिलहाल हम कह रहे हैं कि दिस इज ओनली एन ऑपरेटर, लेकिन जब हम इसके साथ कोई दो ऑपरेंड लगाएंगे तो फिर हमारा ये एक्सप्रेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा। और देन हम कहेंगे कि दिस इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पहले सिर्फ हमारे पास क्या था, ऑपरेटर था, ऑपरेंड्स नहीं थे। अब क्या है, हमारे पास ऑपरेंड्स भी हैं और ऑपरेटर भी है। तो बेटा, कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स हम इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं बच्चे, जो हमने देखा था कि ऐसे ऑपरेटर्स जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, इनको हम यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। हमारी मोस्ट कॉमन एग्जांपल फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने आपको दे रहा हूँ कि आपने ये वाली स्टेटमेंट मैनी ऑफ द टाइम्स इन लूप स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स एंड सम अदर सिनेरियोज में आपने ये काउंटर वेरिएबल्स को यूज़ किया लूप्स के लिए, रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग के लिए एंड समथिंग एल्स, ठीक है बेटा। तो इस तरह के कुछ ऑपरेटर्स आपने यूज़ किए। ये क्या है बेटा, एक ऑपरेटर है जिसको आप कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसका काम ये है कि ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हमारे पास कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वांटिटी क्या कहलाती है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल की डेफिनेशन हमें पहले से पता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, वेरी करती है, चेंज होती है। तो ऐसे ऑपरेटर्स, अब यहाँ पे देखें इस सिनेरियो के अंदर, दिस इज एन ऑपरेंड, ये कोई वेरिएबल है, मीन्स कि इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो दिस इज एन क्वांटिटी दैट इज अफेक्टेड बाय दिस ऑपरेटर कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें कि ये जो ऑपरेटर है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये काम कर रहा है अपनी, यानी कि इसको अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए मैक्सिमम कितने ऑपरेंड्स की ज़रूरत है बेटा, इसको मैक्सिमम सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत है। तो ऐसा ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ काम करता है, इन ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर्स। नेक्स्ट बेटा, हमारे पास टाइप है बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स एज कम्पेयर टू इट्स नाम, इसके इन नेम से यानी कि ये चीज़ जाहिर है कि जनाब ऐसे ऑपरेटर्स जो एक नहीं बल्कि दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, उनको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब देखें, प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर का मतलब ये है कि किसी क्वांटिटी को, किसी क्वांटिटी 1 को प्लस कर देना है किसी क्वांटिटी 2 में, या दो क्वांटिटीज की वैल्यूज को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब इस ऑपरेटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको कितने ऑपरेंड्स चाहिए, दो ऑपरेंड्स चाहिए। तो जी ये आपके पास यूनरी बाइनरी ऑपरेटर्स। सेम बेटा इसी तरीके से हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं कि ऐसे ऑपरेटर्स जो 3 ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, उनको हम टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं।
एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि बेटा ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ठीक है, एक्सप्रेशन की टाइप किस पे डिपेंड करती है बेटा? एक्सप्रेशन की टाइप जो है वो ऑपरेटर की टाइप पे डिपेंड करती है। पहली बात कि ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसे हम अरिथमेटिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया है। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि आपके ऑपरेंड्स की जो टाइप होती है वो किसको इफेक्ट करती है? आपके रिजल्टेंट की टाइप को। मींस कि अगर आपके जिस टाइप के आपके ये ऑपरेंड्स होंगे उसी टाइप का आपका ये रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। ओके बेटा, दिस आर द सम बेसिक रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत बार पढ़े और इन चीज़ों को हमने देख चुके हैं कि यूनरी, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और मैनी काइंड ऑफ ऑपरेटर्स को हमने रीड भी किया। लेकिन बेटा यही कॉन्सेप्ट डेटाबेस सिस्टम के अंदर सेम जो है वो इम्प्लीमेंट इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए कि जी ऑपरेंट्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, और वो ऑपरेटर्स ऑपरेंट्स पे अप्लाई होते हैं और कुछ रिजल्ट आता है। इसी यानी कि मेथडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए आपके पास डीबीएमएस के जो यानी कि मैथमेटिशियंस हैं डॉक्टर ई.एफ. कोड साहब, उन्होंने आपको रिलेशनल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा जी कि जैसे रियल लाइफ में हमारे पास डाटे यानी कि इंटीजर डाटे के ऊपर, ठीक है, और स्ट्रिंग डाटे के ऊपर, ठीक है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग में देखें, जब स्ट्रिंग अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग में पढ़ी, उसके कुछ फंक्शंस थे और उसके कुछ ऑपरेटर्स थे, प्लस जो है वो स्ट्रिंग में कंकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पर यूज़ हो रहा था। तो इस तरह की चीज़ें बेटा हम मैनी ऑफ टाइम देख चुके हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी थी अदर सब्जेक्ट्स के अंदर, तो उन्होंने इसको देखते हुए डॉक्टर ई.एफ. कोड ने कहा कि क्यों ना डेटाबेस सिस्टम के अंदर भी एक ऐसी लैंग्वेजेस डेवलप की जाएं कि जिसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स हों, लेकिन उनमें डिफरेंस ये हो कि नॉर्मल जो अभी हमने जिस केस को स्टडी किया है वहाँ पे क्या था कि डाटा क्या था अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, कि हमारे पास इंटीजर डाटा, ठीक है जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और जनाब अरिथमेटिक रिजल्ट। लेकिन उन्होंने कहा जी डेटाबेस में भी ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास ऑपरेंड्स हों, ठीक है, यानी कि जो हमारे जो ऑपरेंड्स हों वो किस फॉर्म में हों? वो रिलेशंस की फॉर्म में हों, वो टेबल्स की फॉर्म में हों, ठीक है, और उनके ऊपर हम परफॉर्म करें क्या जी? कुछ ऑपरेटर्स, यानी कि ऐसे ऑपरेटर्स हम बनाएं, यानी कि डेटाबेस सिस्टम में कुछ ऑपरेटर इंट्रोड्यूस करवाएं जो ऑपरेटर्स क्या करें? परफॉर्म हो टेबल्स के ऊपर, और परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड करें वो भी किस फॉर्म में हो? रिलेशंस की फॉर्म में हो। तो उन्होंने कहा कि इस काम को हम डेटाबेस सिस्टम्स में इस स्ट्रेटजी को, इस मेथडोलॉजी को हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसका बेटा सबसे मेन जो पर्पस था वो क्या था कि डेटा रिट्राइवल। ये आगे हमारे पास आएंगी कुछ यानी कि इसकी मोटिवेशंस के अंदर बातें, तो उसको हम देखते हैं जी। तो जी एक ओवर मैप रोड व्यू जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा का वो इसने यहाँ पे शो करवाया है कि आप जो लैंग्वेज एसक्यूएल यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस, ठीक है, वो टोटली आर बेस्ड अपॉन द रिलेशनल अलजेब्रा। सबसे पहले जो है ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस बात यानी कि रिलेशनल अलजेब्रा के बाद की इन्वेंशन है। बेसिकली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस जो है उसकी बेस, उसकी यानी कि आप कह सकते हैं कोर फंक्शनैलिटी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर, क्योंकि बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा ही एक ऐसी थ्योरेटिकल लैंग्वेज है जो क्या करती है? डिफरेंट ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड करती है जो आप किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? डिफरेंट रिलेशंस के ऊपर। किसके रिलेशंस? रिलेशनल डाटाबेस के रिलेशंस। ओके, और इसके दो पार्ट्स हैं बेटा, एक प्रोसीजरल पार्ट है, दूसरा डेक्लरेटिव पार्ट है। प्रोसीजरल पार्ट को जो है हम अलजेब्रा प्रोसीजरल पार्ट को कंसिडर करता है, और कैलकुलस जो है वो हमारे पास डेक्लरेटिव पार्ट को क्या करता है जी? कवर करता है। इसका एक सिंपल सा उसने यानी कि यहाँ पे हमें रोड मैप दिखाया है कि क्या होते हैं? इंस्टांसेस ऑफ रिलेशंस होते हैं, टेबल्स होते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर वो किससे गुजारे जाते हैं टेबल्स? क्यूरी से, ठीक है। यानी कि मीन्स के क्यूरी कोई ना कोई क्यूरी होती है, कोई रिलेशनल अलजेब्रा एक लैंग्वेज है, उसकी कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है, वो अप्लाई होती है किसके ऊपर? अब टेबल्स के ऊपर, और उसके रिजल्टेंट में भी हमारे पास क्या आते हैं बेटा? इंस्टेंस ऑफ टेबल्स ही आते हैं। यही बात हमने कही थी कि जैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते थे? हम अगर मैथमेटिक्स डाटे के ऊपर मैथमेटिक यानी कि ऑपरेटर अप्लाई करते थे तो हमारे पास क्या आता था?
हमारे पास रिजल्टेंट जो आता था मैथमेटिक्स आता था। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट टेबल्स होंगे, ठीक है। इस क्यूरी के अंदर इंस्ट्रक्शन होंगी बेटा किसकी, रिलेशनल अलजबरा की लिखी हुई, ठीक है। वो रिलेशनल अलजबराज में क्या होगा, उसमें होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होंगे बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या करेंगे, उनके अंदर क्यूरीज होंगी जो मैनिपुलेट करेंगी, जो एक्सेस करेंगी, चेंज करेंगी हमारे किसको, डेटाबेस के टेबल्स को। यानी कि एक टेबल पे क्यूरी अप्लाई होगी, ठीक है, और क्यूरी अप्लाई होने के बाद वो क्या करेगा, हमें रिजल्ट शो करेगा, और रिजल्ट भी किस में होगा, आल्सो अ टेबल, रिजल्ट भी एक टेबल की फॉर्म में ही हमारे पास होगा। तो बेटा ये कुछ यानी कि आपके पास स्ट्रेटजीज जो इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हमने की। नेक्स्ट बेटा आपको बता रहा है कि हम रिलेशनल अलजबरा यूज ही क्यों करते हैं, या हमें रिलेशनल अलजबरा की ज़रूरत ही क्या है। तो बेटा सबसे पहले वी नो हाउ टू स्टोर डाटा, कि हमने जो डाटा यूज़र से लेना है, डिफरेंट यूज़र जो हमारे डेटाबेसेस से कनेक्ट हैं, ठीक है। जो आपकी वेरी फर्स्ट स्लाइड जो है इस चीज़ की जिनकी नुमाइंदगी करते हुए कि ये आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में आपके साथ डिफरेंट सिस्टम क्या हैं, सिंक हो चुके हैं आपके डेटाबेस से। तो वो ये जो डिफरेंट यूज़र आपके डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये तो देखें ना कि डाटा स्टोर कैसे होना है। यानी कि एट द सेम टाइम पे डिफरेंट यूजर्स ने आपके एक ही डेटाबेस को क्या करना है, अप्रोच करना है, तो उनके लिए कोई बेस्ट मैकेनिज्म होगा तो डाटा की अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी पॉसिबल रहेगी। और अगर आपने कोई मैकेनिज्म ही डिफाइन नहीं किया तो इट्स ओके, फिर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और आपका डाटा लॉस होगा, या डाटा रिडंडेंसी होगी, या आपको कांस्टेंट डाटा नहीं मिलेगा, आपका सिस्टम ले डाउन हो जाएगा। उसी में बेटा हाउ वी कैन रिट्रीव इंटरेस्टिंग डाटा। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने डाटा को शो करवाना है, लेकिन हम वैसे शो नहीं करवाना चाहते। नॉर्मल रूटीन क्या है कि पूरे का पूरा टेबल है, अब हम हर यूजर को हर टेबल नहीं दिखा सकते, ठीक है, या हम हर जगह पे ये नहीं चाहते कि हमें सारे रिकॉर्ड्स दिखा दे। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्या करना है, एक टेबल के अंदर हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है जी, एक टेबल के अंदर 1000 रिकॉर्ड है। अब मुझे कौन सा रिकॉर्ड दरकार है, उस टेबल के अंदर मुझे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड चाहिए। अब वो लंबा चौड़ा टेबल है, ठीक है। अब डाटा सीनिंग अगर इन जनरल देखें, डाटा सीन का क्या मतलब है, वो आपको क्या करेगा, डाटाबेस का पूरा टेबल ला कर दिखा देगा। लेकिन आपको क्या चाहिए था, आपको तो सिर्फ रिकॉर्ड नंबर 3 चाहिए था, जिसका नाम क्या था, अली था, ठीक है। तो आपके पास कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप बजाय इस पूरा टेबल आपको दिखा दिया जाए और आप फिर मैन्युअली ढूंढने बैठें, और आप अच्छा खासा टाइम लगा के 10,000 रिकॉर्ड में से उस बंदे को ढूंढें जिसका रोल नंबर 3 है और उसका नाम भी क्या है, अली है। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए कि सिस्टम ही आपको ये काम करके दे दे। मीन्स कि आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें जिसके अंदर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट राइट करें कि जब आप रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहें, आप ये चाहें जी मैंने फलां टेबल में से रिकॉर्ड एक्सेस करना है और ऐसे करना है, तो वो क्या करे, वो क्यूरी आपको उस टेबल को अप्रोच करे, उसके ऊपर कुछ ऑप्शन यानी कि कैलकुलेशन खुद से परफॉर्म करे, परफॉर्म करने के बाद आपको क्या दे जी, आपको उसका रिजल्ट दे दे, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, मेरा एक रिकॉर्ड होगा जो कि ये टेबल हेडर हो गया, यानी कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के नेम हो गए, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रोल नंबर 3 एंड अली एंड उसके जितने भी एट्रीब्यूट हैं, जो जो रिकॉर्ड उसके हैं यहाँ पे फर्दर आगे फिर क्या हो जाएंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है बेटा जी। तो इसमें मेन यानी कि हमारा मोटिव ये था कि डाटा स्टोर अगर हमने डेटाबेस में करवाना है तो उसके भी कुछ मैनर्स होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है जी, उसमें जो है वो लिमिटेशंस, ठीक है, कैसे स्टोर करना है इसको भी कौन मेंटेन करता है, आपका रिलेशनल अलजबरा। और आपने डाटे को एक्सेस कैसे करना है और डिफरेंट तरीकों से कैसे एक्सेस करना है, जैसे आप चाहते हैं वैसे कैसे एक्सेस करना है, उस चीज़ के लिए फिर हमारे पास क्या था बेटा, ये रिलेशनल अलजबरा को हमने यूज़ किया। उसके बाद उसने बताया कि जी हमें एक क्यूरी लैंग्वेज की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इस लैंग्वेज के डेक्लेरेटिव पार्ट में पहले बता चुका, ऑप्टिमाइजेबल बेसिकली वो किसको कह रहा है, आपके पास जो इस स्लाइड के अंदर क्या था, प्रोसीजरल, लेस एक्सपेंसिव देन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नॉट टर्निंग कंप्लीट, ठीक है बेटा। ये क्या है, ऑप्टिमाइजेबल सोल्यूशन को इस किसको कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या है, लेस एक्सपेंसिव है। क्यों, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज है और हम डेटाबेस डिजाइनर्स क्या करते हैं, इस थ्योरेटिकल लैंग्वेज को यूज़ करते हुए तमाम सिनेरियोज को डिसाइड करते हैं, और उसके बाद स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, इन तमाम क्यूरीज को फिजिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए से अप्लाई कर देते हैं।
तो जी ये 1970 में आया था, डॉक्टर E.F. कोड और द फाउंडर ऑफ रिलेशनल अलजबरा। ये बताया अरिथमेटिकल अलजेब्रिक, मैं आपको पहले ही लेक्चर से स्टार्टिंग पे मैं चीज़ें बता चुका हूँ कि उसमें कुछ एक्सप्रेशंस, आइडेंटिफायर्स, इसने ऑपरेटर्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन हमने वो सब चीज़ें पहले देख ली हैं। अब है जी रिलेशनल अलजेब्रा। क्यूरीज आर कंपोज यूजिंग अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है जी। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई रिलेशनल अलजेब्रा में सेम जैसे क्या होता था, हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दिए, जो एक्सप्रेशंस थे। अब देखें, हियर इज अ डिफरेंस, ठीक है, यू फील नाउ। वो क्या है बेटा कि हमारे पास मैथमेटिक्स में क्या था कि जब हम इसको हम क्या कह रहे थे बेटा, इसको हम क्या कह रहे थे बेटा, इसको हम कह रहे थे एक्सप्रेशन। ओके, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे जब हम ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, क्यूरियस कंपेरिजन कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, कि हम जब क्यूरी लिखेंगे, अब जब हम क्या करेंगे, टेबल्स के ऊपर काम करेंगे। दो डिफरेंट टेबल्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब जब हम इन टेबल्स के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, तो अब हमारे पास क्या होंगे, अब हम कहेंगे कि क्यूरीज अप्लाई की हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशंस की जगह कौन ले लेगा, क्यूरीज ले लेंगी। क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट क्यूरीज हैं जो कि क्या होंगी, हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी होंगे, और लेकिन जो मेन हमारे पास एंटिटी है जो क्या करेगी, डेटाबेस को एक्सेस करेगी और मैनिपुलेट करेगी, वो क्या होगी, एक क्यूरी होगी जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। जाहिर सी बात है बेटा, जब उसने एक अलजबरा, एक यानी कि मैथमेटिकल नोटेशन का कॉन्सेप्ट दिया, तो फिर उसने उस मैथमेटिकल नोटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स भी दिए। वो ऑपरेटर कौन कौन से हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। एवरी ऑपरेटर एक्सेप्ट वन और टू रिलेशन, यहाँ पे भी बता रहे हैं, सेम बात है कि हर ऑपरेटर क्या करता है, या तो एक रिलेशन को एज अ इनपुट लेता है और उसके ऊपर काम करता है, या फिर वो क्या कहता है, टू रिलेशन को लेता है। यहाँ पे अब यानी कि सिनेरियो क्या है कि हमारी इनपुट भी क्या होगी, यानी कि हमारे ऑपरेंड्स क्या होंगे, रिलेशंस होंगे, और ऑपरेंड्स के ऊपर जब ऑपरेटर्स अप्लाई होंगे तो उसके रिजल्टेंट यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी बेटा क्या होगा, वो भी सम काइंड ऑफ रिलेशंस होंगे। रिटर्न अ रिलेशन इंस्टेंस, ठीक है, ये बात वो कर रहा है कि ऑपरेटर परफॉर्म होने के बाद वो हमें क्या रिटर्न करेगा, आ रिलेशन इंस्टेंस। जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, एक टेबल होगा। ठीक है जी। कंपोज रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशंस, ठीक है जी, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाएंगे, क्योंकि जो हम प्रीडिकेट्स देते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे भी रिलेशनल अलजेब्रा में भी आपके पास जितने ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कंडीशनल ऑपरेटर्स यानी कि कंडीशनल अलजेब्रिक होते हैं, कि हम उन्हें क्या देते हैं, और डेटाबेस में हम कंडीशन को प्रीडिकेट कहते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखते हैं जी, हमें इसकी समझ जो है वो इंशाल्लाह हम आगे इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो बेटा रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स के साथ ही डॉक्टर E.F. कोड ने आपको जो ऑपरेटर्स दिए, वो आपके पास ये कुछ बेसिक्स ऑपरेटर हैं 5। इसके बाद हमारे पास क्या हैं, कुछ ज्वाइंट्स ऑपरेशंस हैं, जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज के इस सेशन में हम अपने इन 5 बेसिक ऑपरेटर्स, सिलेक्शन ऑपरेटर, प्रोजेक्शन ऑपरेटर और यूनियन ऑपरेटर, क्रॉस प्रोडक्ट एंड सेट डिफरेंसेस, बेसिकली ये यहाँ तक जो है यानी कि कैटेगरीज सिलेक्शन और प्रोजेक्शन जो है बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मोर बेसिक्स कहते हैं। और बेटा ये वाला जो सेक्शन है इसको हम यानी कि यूनियन जो है, यूनियन भी इसी के अंदर ही है। ये वाला जो सेक्शन है इसे हम कहते हैं सेट ऑपरेशंस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सेट थ्योरी कहते हैं, सेट ऑपरेशंस कहते हैं। लेकिन दिस ऑल ऑफ द ऑपरेशंस आर द बेसिक्स एंड मोर बेसिक्स ऑपरेशन ऑफ डेटाबेसेस। अब इस स्लाइड में बेटा आपको जो है वो क्या है, राइटर फाउंडर ऑफ द स्लाइड्स क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हेयर इज द टू डिफरेंट फंक्शंस। पहले दो ऑपरेटर्स की वो जिक्र कर रहा है, कौन सा बेटा, एक सिलेक्शन एक प्रोजेक्शन। यहाँ पे हमने इस स्लाइड में इसे देखा था कि एक सिलेक्शन और दूसरा क्या है, प्रोजेक्शन। दोनों का क्या है, ओवरव्यू, डिटेल हम आगे इनकी पढ़ते हैं। यहाँ पे वो क्या दे रहा है, दोनों की हमें डिटेल नहीं बल्कि क्या दे रहा है, ओवरव्यू दे रहा है। बेटा प्रोजेक्शन ऑपरेटर को नोटेशन करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, हम पाई सिंबल यूज करते हैं। और बेटा सिलेक्शन ऑपरेटर को यूज करने के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं ये लैम्डा साइन यूज करते हैं, ठीक है बेटा। ये दो साइंस हैं जो क्या है, जो इन ऑपरेटर्स की रिप्रेजेंटेशन है। सेम ऐसे ही जैसे हम क्या प्लस के लिए प्लस यूज करते थे,
मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस यूज़ करते थे एंड कंप्यूटर में स्टैटिक यूज़ करते थे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये डेटाबेस के ऑपरेटर्स हैं। किसके ऑपरेटर्स हैं बेटा? रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेटर्स हैं, जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो किस पे परफॉर्म होंगे बेटा? टेबल्स के ऊपर परफॉर्म होंगे और सम काइंड ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। कौन से, वो हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने बेसिकली आपको ओवरव्यू दिया है दो फंक्शंस का, किसका? पहले दो ऑपरेटर्स का, किसका? सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। बेटा सिलेक्शन जो होता है ना हमारे साथ, वो किसी भी टेबल का हॉरिजेंटल सबसेट होता है, और प्रोजेक्शन जो होता है वो किसी भी टेबल का वर्टिकल सबसेट होता है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम अब देखते हैं। इसका मतलब यह है बेटा कि आपके पास किसी भी टेबल का, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है बेटा? एक टेबल है, ओके। आपको पता है कि आपकी टेबल की एक रॉ को हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं, या एक रिकॉर्ड कहते हैं, ओके। और ये क्या होते हैं बेटा? ये आपके टेबल्स के कॉलम्स होते हैं, या हमें इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ओके हो गया। तो अब अगर आपको टेबल का, यानी कि कॉलम्स क्या, टेबल्स के कॉलम, यानी कि अगर आपको डाटा रिक्वायर्ड है बेटा कॉलम वाइज, यानी कि अगर आपने टेबल का वर्टिकल सबसेट फाइंड आउट करना है, आप ये चाहते हैं कि मुझे जी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का टेबल है, आप ये चाहते हैं कि मुझे इस स्टूडेंट के टेबल में से ऑल रिकॉर्ड, तमाम स्टूडेंट के क्या शो करवा दें? नेम। तो बेटा नेम क्या है? स्टूडेंट की एक सिंगल इंफॉर्मेशन है अबाउट द स्टूडेंट, ठीक है। तो वो क्या है? उसका एक एट्रीब्यूट है, मींस कि आप इस टेबल के एट्रीब्यूट नेम की वैल्यूज को फेच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका आपका यानी कि डाटा रिट्राइवल स्टाइल जो है वो किस फॉर्म में है बेटा? वो फॉर्म में है वर्टिकल में। तो बेटा आपके पास इस पर्पस के लिए जो ऑपरेटर यूज होता है वो बेटा आपके पास होता है सिलेक्शन ऑपरेटर, जो कि किसी भी टेबल का क्या फाइंड आउट करता है? वर्टिकल सबसेट। अच्छा, अब अगर आपने ये कहा कि जी मुझे डाटा चाहिए रोल नंबर 1 का, यानी कि आपने अब क्या लगा दी? पहले आपने कहा जी मुझे स्टूडेंट के टेबल में से तमाम स्टूडेंट्स के नेम दिखा दें, ठीक है। आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, आपने किसी एक को सिलेक्शन नहीं किया, सिलेक्शन नहीं की, आपने क्या किया? आपने सिर्फ प्रोजेक्शन किया, आपने बताया जी मुझे ये वाला रिकॉर्ड दे दो। बेटा एक बात ध्यान में रख लें, ये जितने भी डेटाबेस के यानी कि हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तमाम ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं? डाटा फेच करते हैं, डाटा डेटाबेस में से क्या लेकर आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्यूरी। जैसे हम चाहते हैं वैसे हम डाटा शो करवाते हैं। और बेटा ये जो ऑपरेटर्स हैं, अब ये वाला ऑपरेटर अप्लाई होगा किसके ऊपर? इस टेबल के ऊपर। और जब बेटा इसका रिजल्ट आएगा तो वो भी किस फॉर्म में आएगा? टेबल की फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में? हमने किस एट्रीब्यूट को टारगेट किया था? हमने कहा था सिर्फ हमें नेम दिखाना। तो बेटा ये इस तरीके से हमारे पास ये क्या है? इसका रिजल्टेंट टेबल है, और ये क्या है बेटा? इसका बेस टेबल है। तो इस चीज़ को आपने जो है वो ज़हन में हमेशा रखना है, इस चीज़ को ज़हन में रख के पढ़ना है कि ये तमाम ऑपरेटर्स जो हम पढ़ रहे हैं इनके बेसिक फंक्शंस वही है कि हमने डाटे को डाटाबेस में से रिट्राइव करवाना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर सिनेरियो के जैसा हम काम कर रहे हैं, जैसा हमें डाटा चाहिए, हमें डाटा वही रिट्रीव करके लाना है बेस टेबल में से। तो अब ये वाला डाटा बेसिकली आया किससे है? इस बेस टेबल से। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी टेबल के ऊपर कोई ऑपरेटर अप्लाई करें और उसकी यानी कि उसके उस कैलकुलेशन की जद में उसका रिजल्ट जनरेट हो, और उसके बाद एक्चुअल टेबल का डाटा जो है वो चेंज हो जाए, डिलीट हो जाए, या उसको कोई इफेक्ट पड़े। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ होता ये है कि जब इस टेबल के ऊपर प्रोजेक्शन अप्लाई होती है तो ये इस कॉलम में जो डाटा है उसकी एक कॉपी लेता है, और ऑटोमेटिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? एक टेबल जनरेट कर देता है, जो कि वर्चुअल टेबल होता है। ठीक हो गया बेटा? तो इस चीज़ को आपने जो है वो अच्छे तरीके से, इन कॉन्सेप्ट्स को, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अब सिलेक्शन, सिलेक्शन बेटा आपके टेबल का हॉरिजेंटल सबसेट फाइंड करता है, ठीक है। कि अगर आपने ये कहा दी कि मुझे सेलेक्टिवली रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड चाहिए, या रोल नंबर 1 का नेम चाहिए, तो बेटा अब आपने क्या करना है? अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको स्टूडेंट के टेबल में से
उसकी प्राइमरी की देखनी पड़ेगी और उसकी प्राइमरी की यानी कि उसकी आईडी की बेस पे आप कहेंगे कि उस आईडी का रिकॉर्ड लेकर आओ जिस स्टूडेंट की आईडी क्या है, जिस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, 1 है, और उसकी यानी कि जो नेम है वो क्या है बेटा, अली है। तो इस सूरत में आप क्या कर रहे हैं, इस सूरत में आपको डाटा टेबल का हॉरिजॉन्टल सबसेट चाहिए। लेकिन पहले आप क्या कर रहे थे, जो डाटा जिस फॉर्म में आप चाह रहे थे वो क्या बन रही थी, वो टेबल की वर्टिकल फॉर्म बन रही थी। तो बेटा अगर आपको रो वाइज डाटा चाहिए तो आप कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्शन ऑपरेटर। यानी कि आपको कंप्लीट रिकॉर्ड चाहिए किसी भी पर्सन का, ये कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं भी चाहिए, सेलेक्टिवली। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब ही आप यानी कि उसके नाम से जाहिर है, तो फिर आप क्या यूज करते हैं, सिलेक्शन ऑपरेटर। और अगर आपको क्या है, प्रोजेक्ट करवाना है किसी खास रिजल्ट्स को यानी कि किसी खास कॉलम को, तो आप क्या करवा सकते हैं, सिंपली आप तमाम उन कॉलम्स को प्रोजेक्ट करवा दें, वो सारे के सारे रिजल्ट्स आपके सामने शो हो जाएंगे। और अगर आप प्रोजेक्शन के साथ साथ सिलेक्शन भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी आप दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे, ये हम देखते हैं। नेक्स्ट आए तो बेटा हमारे पास सिलेक्शन जो ऑपरेटर है उसका क्या दिया गया है, सिंटैक्स दिया गया है। सबसे पहले क्या है हमारे पास बेटा, रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है। ये क्या है, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव सिंबल है, ये जो आपको इस वक्त यहाँ पे हमने अभी पीछे देखा है। इसके साथ क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि भाई हमने सेलेक्ट तो करना है लेकिन किस बेस पे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। तो बेटा वो है आपके पास कंडीशन। ठीक है, जैसे आप इफ एल्स में कंडीशंस लगाते थे, वो कौन सी कंडीशन होती थी जी, वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस होते थे। अब यहाँ पे भी आपने कोई ऐसा रिलेशनल एक्सप्रेशन लगाना है या कोई ऐसा कॉलम, किसी कॉलम की बेस पे लगाना है, किसी एट्रीब्यूट किसी खास यानी कि वैल्यू की बेस पे लगाना है, तो आप यहाँ पे वो कंडीशन, उसके बाद आपने ये बताना है कि भाई किस एंटिटी के ऊपर मैंने ये सिलेक्शन अप्लाई करनी है। मींस सिंपल कॉन्सेप्ट दोबारा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑपरेटर, उसके बाद उसकी कंडीशन, और उसके बाद क्या है, जिस ऑपरेंड के ऊपर वो अप्लाई करना है। तो बेटा अगर आप गौर से देखें तो आप इसको चेक कर लें कि ये क्या है, ये आपका ऑपरेटर है और ये क्या है, आपका ऑपरेंड है। तो ये बेटा डेटाबेस का यूनरी ऑपरेटर है। डेटाबेस का क्या है, फर्स्ट यूनरी ऑपरेटर है, जो इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है, आपके पास सिंगल ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है। ठीक है जी। तो इस ऑपरेटर को, डेटाबेस के दो ही यूनरी ऑपरेटर्स हैं रिलेशनल अलजेब्रा में बेटा, एक आपके पास है सिलेक्शन, एक है प्रोजेक्शन, और एक और है बेटा रीनेम, जो आपकी स्लाइड्स में नहीं है। वो इंशाल्लाह हम ज्वाइंस जब पढ़ लेंगे तो एट द एंड ऑफ मैं आपको रीनेम ऑपरेशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो उसका ताल्लुक ज्वाइन से भी है, उसका ताल्लुक इन बेसिक ऑपरेशन से भी है, मींस एडवांस ऑपरेशन से भी है और इन बेसिक से भी है। हाँ जी, वो कहते हैं मैनिपुलेट डेटा इन सिंगल रिलेशन। इसको उसने कहा कि यहाँ पे आप उस टेबल का नाम लिखेंगे जिस टेबल के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप ये बताएंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया में कि आप किस बेस के ऊपर सिलेक्शन करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल बेटा सिलेक्शन है ना, मैं क्लास में आता हूँ, मुझे चाहिए 5 बंदे, ठीक है, तो मैं वो 5 बंदे लेने आया हूँ अपने किसी काम के लिए। तो अब मैं ये देखूंगा कि मैं ऐसे 5 बंदों को लेकर जाऊं जो कि क्या कर सके, मेरी रिक्वायरमेंट को, मेरी ज़रूरियात को फुलफिल कर सकें। ठीक है ना, तो मैं उन्हीं बंदों को सिलेक्ट करूंगा। तो बेटा मेरी कोई कंडीशन होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी वो तमाम लोग आ जाएं जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है, तो वो ब्लैक कपड़े क्या हैं, वो कंडीशन है कि सेलेक्ट करो स्टूडेंट के टेबल में से उन लोगों को जिनके नाम क्या है, अली हैं। तो बेटा वो अली, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वो कंडीशन है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा बुलियन कम्बिनेशन, बुलियन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड और नॉट आप लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है बेटा, वो भी आपके सिलेक्शन ऑपरेटर के साथ आप लोग यूज कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है ना बेटा। ठीक है, आपको पता है कि कंडीशन में, कंडीशंस के अंदर सारे ऑपरेटर यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने प्रीवियस नॉलेज मैथमेटिक्स की, प्रोग्रामिंग की बात करें, तो कंडीशन हम कैसे लिखे थे, हम कहते थे जी इफ, ठीक है, कोई वेरिएबल लेते ए ग्रेटर देन 10 एंड समथिंग हैपनिंग। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है, और रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं ए इज इक्वल इक्वल टू 10। ठीक है ना जी, हम ये भी कर सकते हैं कि ए ग्रेटर देन 10। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं ए, और के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं बेटा वो आपको पता ही है। ठीक है, बी, मीन्स कि हम
लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज कर सकते हैं कंडीशंस में, हम रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, और अरिथमेटिक ऑपरेटर भी यूज कर सकते थे। यानी कि हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमें ये बताता है कि कंडीशन प्रीडिकेट कंडीशन हमारे पास कहीं भी आ जाए तो वहां पे हम ये तीनों ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, इट्स ओके। तो बेटा सेम ऐसे ही डेटाबेस के इस ऑपरेटर जो कि हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर है, ये बेटा सिलेक्शन अप्लाई होती है किसी ना किसी कंडीशन की बेस पे, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे सिलेक्शन की बात आती है वहाँ पे फिर हमें सिलेक्शन क्राइटेरिया भी क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। तो बेटा यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, कंडीशन है, और इसको डेटाबेस के अंदर बेटा कंडीशन नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं। ओके, तो ये प्रीडिकेट के अंदर बेटा हम सेम जैसे कंडीशन में यूज करते थे, हम एंड और भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें कंपाउंड कंडीशन चेक करनी हो तो फिर हम क्या लगाते थे, फिर हम ये अपना बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स लगाते थे, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स हम उस वक्त जैसे कंपाउंड कंडीशंस। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग तो हमें आती नहीं और ना हमें याद होगा। इफ, ठीक है जी, ए इज इक्वल टू बी, सॉरी, ए इज इक्वल टू बी, और हम क्या लगाते थे, और ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। मींस कि ये कंडीशन अब सिंपल कंडीशन नहीं है बेटा, ये है कंपाउंड कंडीशन। दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। तो अब ये कंपाउंड एडिशन है, लेकिन इन दोनों को कंकैटिनेट किसने किया बेटा, आपके एक ऑपरेटर ने। दिस इज एन ऑपरेंड, दिस इज एन ऑपरेंड, दिस इज एन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो हमने देखनी है और आज हम इसको देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा अब हमारे पास सिलेक्शन का जो यानी कि हमारा सिंटेक्स था वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया कि सब हमने इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने ऑपरेटर लिखना है, उसके बाद हमने अपनी कंडीशन लिखनी है, देन हमने ये बता देना है कि ये ऑपरेटर हमने किस ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई करना है। चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, दो टेबल हैं, एक है उस रिलेशन का नाम S2 है। अब इस हमें पता है कि ये जो सिलेक्शन है ये क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है और सिंगल ऑपरेटर यानी कि टेबल के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे उसने रिलेशन क्या लगाई है कि सेलेक्ट के स्टूडेंट में से उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करो जिनकी रेटिंग क्या है बेटा, ग्रेटर देन 8 है, ठीक है। उसने क्यूरी क्या लगाई है, ठीक है, क्यूरी उसने लगाई है कि ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमने फेच करना है कि जिन फॉर एग्जांपल क्यूरी इसकी क्या बन रही है कि ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें एक्सेस करके दें जिनकी रेटिंग क्या है। यहाँ पे उसने एट्रीब्यूट रेटिंग यूज किया। आप रेटिंग की बजाय क्या कर लें बेटा, आप यहाँ पे यूज कर लें जी ग्रेड, ओके, या आप यूज कर लें क्या, CGPA, ओके। अब यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है कि जिस स्टूडेंट आपने कहा जी कि मुझे ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी CGPA ग्रेटर है किससे, 8 से। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिलेक्शन ऑपरेटर लगाऊंगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑपरेटर। बेटा इस तरह की क्यूरीज जो है सिलेक्शन और प्रोजेक्शन की, ये आपके पेपर का पार्ट है, और इसमें से आपके पूरे यानी कि रिलेशन अलजेब्रा वाले पार्ट में से पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो काइंडली इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो लेक्चर के यानी कि मुझे बात जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्यूरीज जरूर कीजिएगा अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो। बेटा अब उसने क्या किया, सिलेक्शन के लिए सबसे पहले उसने क्या लिखा, ऑपरेटर लिखा। ऑपरेटर के बाद बेटा उसने क्या लिखा, प्रीडिकेट दी, कंडीशन दी। कंडीशन देख लो सेम वैसी ही है, किस इस वक्त कंडीशन किस फॉर्मेट में है बेटा, ये है हमारे पास कौन सा, रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में उसने हमें क्या दी, कंडीशन। हमें बताया कि अगर CGPA ग्रेटर हो किससे, 8 से, तो तमाम रिकॉर्ड फेच करके ले आने हैं किस टेबल में से बेटा, S2 में से, जो कौन सा रिलेशन, ये। तो बेटा ये एक रिलेशन है जो कौन सा था हमारे पास, बेस रिलेशन, ठीक है जी। और ये हमारे पास कौन सा है, ये बेटा हमारे पास कौन सा है, रिजल्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो आप देख लें कि डेटाबेस के ऑपरेटर्स जो हैं वो उनमें क्या स्ट्रेटजी है, सेम मैथमेटिक्स वाला रूल है कि दिस इज द ऑपरेटर, दिस इज द ऑपरेंड। ऑपरेटर ऑपरेंड पे परफॉर्म हुआ किसकी बेस पे, एक कंडीशन की बेस पे, और ये बेटा रिजल्ट आपके सामने है। उसने सिर्फ उन लोगों का रिजल्ट दिखाया जिनकी CGPA जो है वो किससे ग्रेटर है, 8 से। ये तो ऐसे इसमें देखें इस टेबल में दो ही लोग थे, एक ये और दूसरा ये वाला, जिनकी रेटिंग CGPA क्या थी,
8 से अबव थी। तो बेटा अगर हमने कोई भी सिलेक्टिव डेटा निकालना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, सिलेक्शन ऑपरेशन का। नेक्स्ट बेटा हम इसकी एक और एग्जांपल यूज़ करते हैं। ज़्यादातर बेटा इंपॉर्टेंट भी सिलेक्शन ही है और ज़्यादातर हमारा जो यानी कि वास्ता पड़ता है ना, वो भी इसी सिलेक्शन ऑपरेटर से ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखें हमने लॉजिकल ऑपरेटर अपना रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन यूज़ किया है कंडीशन के अंदर। ठीक है, हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऐसी क्यूरी चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जी मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का यानी कि दिखाएं आप रिकॉर्ड जिसका नेम जो है वो यपी है, ठीक है, और उसकी जो एज है ना वो 35 है। अगर मैं ये क्यूरी लगाना चाहूँ, मैं एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड को टारगेट करना चाहूँ, तो कैसे करूँगा? मैं क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा। अब किन दो एट्रीब्यूट की बिना पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ बेटा? पहला है मेरा एस, सॉरी मैं ज़रा ना इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, आपको हो सकता है मेरी राइटिंग आपको समझ ना आए। ठीक है, फिर मैं क्यूरी कैसे लगाऊंगा? मैं कहूंगा जी सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है जी? एस नेम, जहां पे मेरा एस नेम क्या हो बेटा, इज इक्वल टू, मेरे पास एस नाम इज इक्वल टू क्या हो जी, यपी। ओके, ये है मेरी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, और मैं डेटाबेस में बेटा ये ऑपरेटर्स ऐसे ही यूज होते हैं, और हो तो और लिखेंगे, एंड हो तो एंड ऑपरेटर लिखेंगे, नॉट हो तो बेटा नॉट ऑपरेटर लिखेंगे। रिलेशनल क्यूरी, रिलेशनल अलजेब्रा में आप इन्हें इनके वो प्रोग्रामिंग वाले साइन यूज नहीं करेंगे, बल्कि और एंड और नॉट का कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ और दूसरा मेरी कंडीशन क्या थी कि एज, ठीक है, जो एट्रीब्यूट मेरे पास एज है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए जी? उसकी वैल्यू होनी चाहिए किसके? 35 के। ठीक है जी, अब ये क्या आ गई बेटा? ये मेरे पास मेरी कंडीशन आ गई, मेरी प्रीडिकेट आ गई। ठीक है, और उसके बाद बेटा मैं उसे क्या बताऊंगा? मैं उसे बताऊंगा कि भाई किसके ऊपर अप्लाई करनी है ये कंडीशन? ये मेरा एक टेबल है जिसका नाम क्या है, S2 है, इसके ऊपर अप्लाई कर दो। तो बेसिकली ये क्या हो गई? ये मेरी प्रीडिकेट हो गई कि वेयर, जहाँ पे क्या है, एस नेम इज इक्वल टू यपी है और एज 35 हो, तो आप क्या करें, मुझे उस बंदे का रिकॉर्ड लगा के दिखा दें। तो बेटा ये हमने क्या किया, इस वक्त हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर लिए, यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ कर लिए, तो इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड कंडीशंस ऐसे भी हम यहाँ पे दे सकते हैं सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर। ठीक है बेटा, तो इस चीज़ को आप लोगों ने देख लेना। अब आगे चलते हैं जी, इसकी एक और एग्जांपल है, मैंने इसको काफ़ी डिटेल से यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है तमाम, यानी कि इसके जो है वो सिनेरियोज केस। अब यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट है और इस टेबल के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीडिकेट चेक करें अगर आप, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नेम इज इक्वल टू ब्लॉग्स, कि ऐसे स्टूडेंट का नेम दिखाएं, रिकॉर्ड दिखाएं। हमने सिर्फ ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम क्या है बेटा, ब्लॉग। ठीक है, तो उसने क्या देखें, रिजल्टेंट टेबल में उसने क्या दिया, सिर्फ उसी स्टूडेंट का नाम दिया, उसने सिलेक्शन ऑपरेटर लगाया, देन उसने अपनी कंडीशन यहाँ पे दी है, और देन उसने रिजल्टेंट टेबल के बारे में बता दिया। ठीक है बेटा, तो ये सिलेक्शन अप्लाई हो गई। सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, इसमें कोई यानी कि वो नहीं है कि अगर जिसको आप कहें जी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा जी, उसके बाद बेटा सिलेक्शन कंडीशंस के कुछ और सिंटैक्स, ये तो हमने पढ़ा ना मोर जनरलाइज सिंटैक्स के जी, ऑपरेटर, कंडीशन, अब यहाँ प्रीडिकेट सॉरी, और ये क्या है जी उसका यानी कि ऑपरेंड जिसके ऊपर उसने अप्लाई होना है सिलेक्शन ऑपरेटर ने। ठीक है, लेकिन बेटा इससे आगे इसके एक और सिंटैक्स भी है जिसके अंदर उसने आपको ये देखें ये चीज़ें सारी बताई हैं कि आप कौन कौन से ऑपरेटर्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं किस चीज़ के लिए बेटा? स्ट्रिंग कंपैरिजन, अगर आपको कहीं स्ट्रिंग डाटा की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए आप फिर लाइक ऑपरेटर्स, कंबाइंड कंडीशन के लिए आप कह सकते हैं बूलियन कनेक्टिव्स। तो आप बूलियन ऑपरेटर्स एंड और नॉट को भी, जो अभी हमने पीछे मैंने एग्जांपल समझाई है कंबाइंड कंडीशन वाली, कि अगर आपको प्रीडिकेट एक से ज्यादा देनी है तो आप क्या करें, ये देखें बेटा, ये सिंटैक्स ने लिखा है एट्रीब्यूट ऑपरेटर वैल्यू। ठीक है, और ऑपरेटर एट्रीब्यूट ऑपरेटर वैल्यू, और यानी कि ये क्या है, ये एलिमेंट्री कंडीशंस, कि आप बहुत ज्यादा कंडीशंस यानी कि एक से ज्यादा प्रीडिकेट्स देना चाहते हैं अपने सिलेक्शन ऑपरेटर की प्रीडिकेट में, तो आप विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स दे सकते हैं। और इनमें ये रिलेशनल ऑपरेटर और लाइक ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। लाइक ऑपरेटर सिर्फ किस केस में बेटा? फॉर स्ट्रिंग कंपैरिजंस के लिए। तो इसकी एग्जाम्पल्स जितनी यहाँ पे मुझसे हो सकी मैंने आप लोगों को दी हैं, मजीद आप बुक से करेंगे और बुक से
यानी कि जो एग्जांपल्स है उसको भी कर लेंगे, देन आप लोग जो है वो खुद से नेट से सर्च करके इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह इसकी डिफरेंट क्यूरीज सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज सिलेक्शन। जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो यानी कि कॉन्सेप्ट आ रहा है, इससे नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड द ऑपरेटेड कैन बी नेस्टेड, कि ऑपरेटर जो है वो नेस्टेड भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा हमने मैथमेटिकल, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे एट द सेम टाइम इस एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास दो ऑपरेटर्स और डिफरेंट ऑपरेंड्स के साथ काम कर रहे हैं। अब देखें मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एंड क्या है जी, मेरे पास बाइनरी ऑपरेटर्स है, बट हेयर द स्टोरी इज डिफरेंट। हेयर दिस इज एन वन ऑपरेंड, दिस इज एंड सेकंड ऑपरेंड एंड दिस इज एन ऑपरेटर। ठीक है, अब ये सारा क्या है, इस टर्म के लिए ये एक ऑपरेंड है, दिस इज वन ऑपरेंड एंड दिस इज ऑपरेटर। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेस्टेड ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो बेटा सेम ऐसी कहानी डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर भी होती है। अभी तक जो हमने स्टडी किया है बेटा, वो स्टडी ये की है सिंगल सिलेक्शन ऑपरेटर को, कि सिर्फ सिलेक्शन ऑपरेटर हमने यूज किया किसके ऊपर, एक सिंगल रिलेशन के ऊपर, और उसका हमने क्या बेटा फाइंड आउट किया, हॉरिजेंटल सबसेट, यानी किसी भी खास रिकॉर्ड को एक्सेस करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेटर कर सकते हैं। लेकिन बेटा ऑपरेटर्स कैन बी नेस्टेड का मतलब क्या है, ऑपरेटर कैन बी नेस्टेड का मतलब ये है मेरा बच्चा कि आप लोग एट द सेम टाइम एक या एक से ज्यादा ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने पहले बताया है कि जितना भी रिलेशनल अलजेब्रा है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा, ये सारे सिनेरियो बेस्ड चीजें हैं, कि आपको, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा ने आपको ऑफर क्या की थी जी, कि जैसे आप चाहें, जैसे आपका दिल करे, अब वैसे डाटे को क्या कर सकते हैं बेटा जी, फैच कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डाटा फैचिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। डाटा फैचिंग कैसे करेंगे, हमारे पास तो डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे नेस्टेड ऑपरेटर यानी कि ये किस फॉर्म में यूज हो सकते हैं बेटा, जब हमारी क्या हो सकती है, रिक्वायरमेंट चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें यहाँ पे अगर मैं क्यूरी ऐसी लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि मुझे किसी बंदे के ट्यूटर का नेम बताएं, किसी स्पेसिफिक पर्सन से। फॉर एग्जाम्पल द पर्सन इज जॉन, ओके, द फर्स्ट पर्सन है, मैं कहता हूं जी मुझे इस फर्स्ट पर्सन के ट्यूटर का नाम बताएं, ट्यूटर उसका टीचर का नाम बताएं। ठीक है जी, अब उसका टीचर कौन है, बुश है। हमें नजर तो आ रहा है, लेकिन हमने ये डाटा डेटाबेस से एक्सेस करवाना है, तो इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा, क्यूरी की जरूरत पड़ेगी। क्यूरी जिस लैंग्वेज में फॉर्मली लिखी जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है बेटा, वो हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, जिसके जरिए से हम अपनी क्यूरी को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, हियर द केस इज डिफरेंट। अगर आप इस केस की बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या था, आपके पास एक सिंगल रिलेशन था, आप क्या कर रहे थे, उसी रिलेशन के ऊपर एक प्रीडिकेट कंडीशन लगा रहे थे कि मुझे जी ऐसे बंदे का रिकॉर्ड दिखा दें जिसका नेम क्या है, ब्लॉग है। लेकिन हेयर द सीन इज डिफरेंट, यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट दो हैं। वो कहते हैं मुझे उस बंदे यानी कि जॉन के ट्यूटर का नेम बताएं। अब नेम इन एन अनदर कॉलम इन टेबल एंड ट्यूटर इज एन अनदर कॉलम इन टेबल। अब ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। अब वो कह रहा है कि मुझे इस बंदे के टीचर का नाम बताएं, मींस के वो डेटाबेस के किसी कॉलम की स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट कर रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक वैल्यू वही कह रहा है ना कि मुझे ट्यूटर का नाम बताएं, तो इसका मतलब है ट्यूटर इज एन एट्रीब्यूट एंड हेयर द दीज आर द वैल्यूज फॉर द ट्यूटर। ठीक है, तो वो इस एट्रीब्यूट की एक वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे वो वाली वैल्यू आप क्या करके दें जी, एक्सेस करके दें जिस बंदे का नाम जॉन्स है या जिस बंदे का नाम ब्लॉग्स है। ठीक है, उसके टीचर का नाम मुझे आप फाइंड आउट करके दें। तो बेटा यहाँ पे देखें, दोनों ही काम एट द सेम टाइम करने पड़ेंगे, कि हमें कॉलम की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और हमें क्या चाहिए बेटा, हमें रिकॉर्ड के कॉलम की वैल्यू चाहिए। मैंने लफ्ज बोला है रिकॉर्ड के कॉलम की वैल्यू। तो बेटा देखें, अब ये देखें वो नाम ले रहा है ब्लॉग का, ब्लॉग इज एन स्टूडेंट नेम, ओके, और हमने फाइंड करना है उस स्टूडेंट के ट्यूटर का नेम। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी किसके जरिए से बेटा, अपने रिकॉर्ड वाइज, यानी कि उस रिकॉर्ड को सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस रिकॉर्ड का नेम क्या है बेटा जी, हमारे पास ब्लॉग है। हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले सिलेक्शन अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले उसने इनर के अंदर क्या किया, इसको बेटा नेस्टेड क्यूरी भी कहते हैं।
ऐसी क्यूरीज को नेस्टेड क्यूरी भी कहते हैं, लेकिन ये नेस्टेड क्यूरीज नहीं है, नेस्टेड क्यूरी इससे मजीद एडवांस आपके पास आएंगी। तो दिस इज द सिंपलेस्ट नेस्टेड क्यूरी, ठीक है। अब उसने क्या किया, सबसे पहले जनाब सिलेक्शन लगाया। उसने कहा मैं सबसे पहले रिकॉर्ड तो सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि आपको किसी पूरे रिकॉर्ड में से, एंटिटी के पूरे रिकॉर्ड में से आपको क्या चाहिए बेटा, जस्ट सिंगल इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द ट्यूटर नेम। ओके, हियर द सिनेरियो इज दैट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको वो रिकॉर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिकॉर्ड का सिर्फ सिंगल वैल्यू को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ओके बेटा, हियर द कॉन्सेप्ट इज दैट। तो इसलिए इस उसने कहा जी ऑपरेटर कैन बी नेस्टेड, कि एक क्यूरी में एक से ज़्यादा ऑपरेटर भी आप लगा सकते हैं, अलाउ है। कि अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है, जैसे आपका करंट केस है, आपके सामने है, आपको नज़र भी आ रहा है, तो बेटा उसने कहा है कि इट्स ओके, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्यूरीज को नेस्टेड करके अपनी रिक्वायरमेंट्स को फिलफुल करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट था बच्चे। इस सिनेरियो के अंदर उसने आपसे कंप्लीट रिकॉर्ड मांगा था, लेकिन इस सिनेरियो डिफरेंट है, उसने आपसे कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं मांगा। उसने न सिर्फ रिकॉर्ड मांगा है, बल्कि उस रिकॉर्ड की सिर्फ एक वैल्यू डिसाइड कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा है ऐसे पर्सन का रिकॉर्ड हो, ऐसे पर्सन के रिकॉर्ड में से जिसका नाम क्या है, ब्लॉग है, ऐसे पर्सन के रिकॉर्ड में से क्या फाइंड आउट करके दो जी, हेयर इज अ सिलेक्शन। ओके, और फिर वो कह रहे हैं कि उसके रिकॉर्ड में से भी मुझे क्या फाइंड करके दो, सिर्फ उसका ट्यूटर नेम। ओके, तो हेयर इज अ बेटा परफॉर्म प्रोजेक्शन। तो मैंने क्लास में भी ये बात की थी, अभी फिर दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ कि बेटा प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑलवेज ऑलवेज कहाँ पे परफॉर्म होता है, अगर यानी कि दो नेस्टेड क्यूरीज हों, अगर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हों, तो हमेशा लास्ट पे, एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द क्यूरी, आउटर साइड पे हमेशा प्रोजेक्शन यूज होता है और इनर साइड पे हमेशा सिलेक्शन। यानी कि पहले हम रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं, फिर प्रोजेक्शन की मदद से हमें जितना हिस्सा उसका चाहिए होता है हम उसको प्रोजेक्ट करवा देते हैं। तो ये प्रोजेक्ट देख लें, आपके पास सिर्फ उस रिकॉर्ड के एक एट्रीब्यूट की वैल्यू सिंगल वैल्यू ही हुई है, क्योंकि उसका ट्यूटर ग्लोबल था, तो सिर्फ ग्लोबल ही आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। तो दिस इज द बेटा प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेटर, अपना नेस्टेड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो हैं वो नेस्टेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है बच्चा जी ऑपरेटर अप्लाइकेबिलिटी। इस स्लाइड को हमने डिस्कस करना है। ऑपरेटर अप्लाइकेबिलिटी, इसको जी हम देखते हैं। ऑपरेटर अप्लाइकेबिलिटी, नॉट एवरी ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड टू एवरी रिलेशन। वो कहता है कि हर ऑपरेटर हर रिलेशन पे नहीं अप्लाई हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप यानी कि ये कहें जी कि प्रोजेक्शन जो है वो किसी भी ऑपरेटर पे हो जाता है, ठीक है, और सिलेक्शन जो है वो भी हर हर यानी कि रिलेशन पे, हर टेबल के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। या प्रोजेक्शन जो है तो उसकी भी बेटा कुछ कंडीशंस हैं कि ये ऑपरेटर्स अप्लाइकेबिलिटी यानी कि वो एक कंडीशन है कि हर यानी कि उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होते। उसके बिहाइंड द सीन कुछ क्या है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसकी बेस पर, कुछ कंडीशंस हैं जिसकी बेस पर वो क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जो हैं वो अप्लाइकेबल होते हैं आपके डिफरेंट रिलेशन पर। वो क्या है प्रोजेक्शन, वो कहते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोजेक्शन आपके पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट। तो बेटा यहाँ पे वो हमें बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि प्रोजेक्शन किस पे कब अप्लाई होगी। प्रोजेक्शन वो कहता है सिर्फ उस वक्त अप्लाइकेबल है जब आपके पास सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये बेटा प्रोजेक्शन सिंपल है, इसको फिलहाल आप छोड़ दें। इसको देखें कि अगर आपके पास A1 से लेकर AK तक यानी कि K एट्रीब्यूट हों किसी भी रिलेशन के अंदर R पे, ठीक है, और ये अप्लाइकेबल कब है, इफ R हैज एट्रीब्यूट विद नेम्स A1 to AK, कि बेटा किसी भी रिलेशन के ऊपर प्रोजेक्शन उस वक्त अप्लाई हो सकती है जब क्या हो, उस रिलेशन के एट्रीब्यूट के नाम हो AK से लेकर, यानी कि जो आपने प्रीडिकेट में लिए हैं। मीन्स कि यहाँ पे जो आप इसमें दे रहे हैं प्रीडिकेट में, मीन्स जो आप दे रहे हैं उसमें क्या होने चाहिए, उनके नाम होने चाहिए। यानी कि देखें ना यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। अब आप कहें जी कोई ऐसा रिलेशन हो कि जिसके एट्रीब्यूट का कोई नाम ही ना हो और उसके ऊपर आप प्रोजेक्शन अप्लाई करना चाहें, तो ऐसा पॉसिबल है?
ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑपरेटर अप्लाइकेबिलिटी वो कह रहा है सिर्फ प्रोजेक्शन उस वक्त अप्लाइकेबल होगा जब आपके पास प्रोजेक्ट किसके ऊपर होगा। जाहिर बात है हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी ना किसी एट्रीब्यूट की बेस पर, क्योंकि प्रोजेक्शन क्या करता है, आपके एट्रीब्यूट यानी कि वर्टिकल सबसेट फाइंड करता है आपके टेबल के ऊपर। तो बेटा फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें किसी न किसी एट्रीब्यूट को टारगेट करना पड़ता है। तो वो कहता है कि ये इज अप्लाइकेबल टू आर। आर क्या है, एक रिलेशन है। इफ आर हैज एट्रीब्यूट्स विद द नेम A1 टू AK। ओके बेटा, अच्छा जी, क्योंकि हमने किसी खास एट्रीब्यूट को टारगेट करना होता है, खास कॉलम को टारगेट करना होता है, तो उसमें रिलेशन के अंदर फिर ज़रूरी है कि उस एट्रीब्यूट का क्या होना चाहिए, कोई नेम होना चाहिए। जैसे कि A1 है, A2 है एंड सो ऑन टू AK है। तो आपके सिनेरियो में वो नेम यानी कि ये वाले जो नेम एट्रीब्यूट्स के हैं, इनके एट्रीब्यूट्स भी हों और उनके नेम भी हों किसी रिलेशन के या किसी टेबल के, तो उसके ऊपर ही हम प्रोजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अननाउन कॉलम है और हमने वो रखा हुआ और हम कहते हैं जी हम इसके ऊपर भी प्रोजेक्शन लगा सकते हैं, तो इज इट नॉट पॉसिबल। सिलेक्शन क्या है बेटा, वो सिलेक्शन इज अप्लाइकेबल टू आर। सिलेक्शन किसी भी रिलेशन पे उस वक्त अप्लाइकेबल होती है इफ ऑल एट्रीब्यूट मेंशन इन सी। सी क्या है बेटा, प्रीडिकेट कंडीशन, ओके, अपीयर एज एट्रीब्यूट ऑफ आर एंड हैव द राइट टाइप्स। समझ आ गई। वो कहता है कि भाई सिलेक्शन सिर्फ उस वक्त अप्लाई होगी जब क्या होगा, आप जो एट्रीब्यूट किस में दे रहे हो, यानी कि आप जिस बेस पे सिलेक्ट कर रहे हो वो एट्रीब्यूट्स क्या हों, आपके रिलेशन के अंदर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल बेटा, आपका टेबल था, ठीक है जी, आपने कहा भाई मुझे ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिखा दो जो जिनके ट्यूटर का नाम है बुश। तो बेटा अब वो क्या है, वो एट्रीब्यूट ट्यूटर क्या है, आपके टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है। और आपने इसकी बेस पे क्या लगाई, प्रीडिकेट। और आप कहें जी मुझे इस ऐसे स्टूडेंट्स का नाम दिखाओ, ठीक है ना, जिनकी CGPA जो है वो ग्रेटर देन 4 है। तो मुझे बताएं यहाँ पे कहीं पे कोई CGPA का कॉलम नजर आ रहा है आपको इस रिलेशन के अंदर, नहीं है ना। तो आप वो कहता था कि ऐसे एट्रीब्यूट्स की बेस पे नहीं लगा सकते सिलेक्शन अपने, यानी कि अप्लाइकेबल नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि ऑल एट्रीब्यूट मेंशन इन सी, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट जिनकी बेस पर आप अपनी प्रीडिकेट बनाते हैं वो कहाँ पे अपीयर होने चाहिए बेटा, आपकी रिलेशन आर में। ओके, इसकी एक्सरसाइजेस, ये मैंने एक्सरसाइज आपकी स्लाइड में दी हुई है, आप लोग इसे सॉल्व करके देखिएगा। ये मैंने क्या इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चन आना है कि आपको इस तरीके से क्या होंगे, टेबल्स गिवन होंगे या डेटाबेस गिवन ना भी हुआ, आपको टेबल्स भी वो यानी उसी फॉर्म में हुए तो आपके साथ ये। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑल द स्टाफ मेंबर्स दैट लेक्चर ऑन ट्यूटर, दैट लेक्चरर और ट्यूटर, कि वो कहता है कि ऑल स्टाफ मेंबर्स दैट लेक्चरर और ट्यूटर। अब देखेंगे दो टेबल्स हैं, आपने दोनों टेबल्स में से क्या करना है बेटा, डाटा फैच करके लाना है, ऐसी क्यूरी राइट करनी है। तो आप लोगों ने ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अगर किसी को इसकी सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर वो मेरे साथ डिस्कस कर ले। वैसे हमने जो ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन, ये सिलेक्शन और प्रोजेक्शन से ये दोनों ऑपरेटर यूज होंगे और उससे ये काम हो सकता है, ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने इसे लाजमी तौर पर परफॉर्म करना है। ऑल स्टाफ मेंबर्स दैट आर लेक्चरर और एंड ट्यूटर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उसने बड़े घुमाया हुआ है, लेक्चरर और ट्यूटर, लेक्चरर एंड ट्यूटर, ऑल स्टाफ मेंबर दैट आर लेक्चरर बट डोंट ट्यूटर, ठीक है बेटा। तो ये आपको यहीं पे नजर आ गया है कि ये कंपाउंड कंडीशंस लगेंगी, यहाँ पे आपके लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट यूज होंगे, ये मैंने आपको हिंट दे दी है। तो इसको जाके ज़रा सॉल्व कीजिएगा, फिर इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास है प्रोजेक्शन की सारी डिटेल आ रही है, सेम ऐसा ही है। प्रोजेक्शन भी सिंगल यानी कि रिलेशन के ऊपर अप्लाई होता है। उसके जो बेटा डोनेशन सिंबल है वो है पाई, पाई की मदद से। सिलेक्शन का क्या था बेटा, सिलेक्शन का था हमारे पास सिग्मा, इसे इस ऑपरेटर को, सिलेक्शन ऑपरेटर को हम सिग्मा ऑपरेटर कहते हैं और बेटा प्रोजेक्शन ऑपरेटर को हम पाई ऑपरेटर कहते हैं आपके डेटाबेस के अंदर, ठीक है जी। उसने कहा जी कि एज वाले कॉलम को सिलेक्ट कर दो, तो देखिए उसने सिर्फ एज वाला कॉलम ही सेलेक्ट करके दे दिया है। तो क्योंकि हमने भी देखा है कि प्रोजेक्शन क्या करता है, वर्टिकल सबसेट फाइंड करता है किसी भी उसका रिलेशन का। तो बेटा ये उसकी एक और एग्जांपल है, सेम स्टूडेंट रिलेशन में भी उसने कहा कि मुझे ऐसे स्टूडेंट, मुझे ट्यूटर स्टूडेंट रिलेशन में से ट्यूटर
उसका यानी कि जो है वो नेम फैच करके देने हैं। तो उसने क्या किया है, उसने कॉलम वाइज सारे कॉलम की वैल्यूज को यहाँ पे फैच करके दिखा दिया है। बेटा इसमें डुप्लीकेशन को वो क्या करता है, रिमूव कर देता है। कि आपने कहा जी मुझे लिस्ट ऑफ ट्यूटर्स दिखाएं, आप देखें यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, उसने क्या किया है, आपको लिस्ट ऑफ ट्यूटर्स दिखा दी है, लेकिन उसमें है क्या बेटा, आपके पास डुप्लीकेशन नहीं है। कि अब ऊपर अगर आप देखें तो आपको रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं काफी सारे, नीचे हैं सिर्फ 4 नाम, लेकिन वो 4 नामों में देखें 2 दफा 2 नाम क्या हो रहे हैं बेटा जी, रिपीट हो रहे हैं। तो प्रोजेक्शन क्या करता है, किसी भी टेबल का वर्टिकल सबसेट फाइंड करता है, लेकिन डुप्लीकेशन को बेटा क्या कर देता है, इलिमिनेट कर देता है। तो इस चीज में आपको ये चीज भी नजर आ गई, यहाँ भी यही हो रहा था। ओके बेटा, वो ये ना कह दे सर जी ये क्या, वहां तो 4 रिकॉर्ड थे यहाँ 6 आ गए। तो बेटा ये डुप्लीकेशन को एलिमिनेट करता है, इसलिए रिकॉर्ड्स कम आते हैं। बेटा इसके अंदर भी, प्रोजेक्शन के अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, आप नेस्टेड ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। आपने पहले क्या किया, पहले स्टूडेंट नेम और रेटिंग को एक्सेस किया, और देन आपने फिर सिलेक्शन नेस्टेड ऑपरेटर लगा दिया, फिर आपने यानी कि सिलेक्शन परफॉर्म कर दी। इसमें ये देखें इसने ये वाली ब्रैकेट डाली हुई है, लेकिन इसकी इधर वाली ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, तो आप लोगों ने वो यूज कर लेनी है। कि इस सारे के ऊपर उसने क्या किया, प्रोजेक्शन लगाया, देन उसने सिलेक्शन लगाई है। सिलेक्शन उसने क्या लगाई है, देखो प्रोजेक्ट किया है उसने 2 एट्रीब्यूट्स को, किस किस को, 2 कॉलम्स को, एक स्टूडेंट नेम को, एक रेटिंग को। मींस उसने ये दोनों कॉलम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद इन दोनों कॉलम में से उसने डाटा फिल्टर किया है कि वो लोग जिनकी रेटिंग क्या है, ग्रेटर देन 8 है, किस टेबल में से, S2 से। तो ये देखें यहाँ पे उसने कम्बिनेशन के साथ प्रोजेक्शन और सिलेक्शन को यूज करके इस तरीके से ये चीजें जनरेट करवा ली हैं। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास सेट ऑपरेशन, जिसे हम इंशाल्लाह इसके दूसरे पार्ट में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे बेसिक्स पार्ट का लेक्चर ही काफ़ी जो है वो लेंथी हो गया है, तो इसको हम नेक्स्ट देखेंगे। ये देख लें जी, आपके पास सिलेक्शन और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आपके इस बुक के अंदर भी बेटा जो सैम्पल डेटाबेस आपको दिए गए उसके हवाले से भी सारी यहाँ पे डिटेल मौजूद है। आपने इस बुक को पढ़ना है और इसी में से अपने इन ऑपरेशंस को जो है वो आप लोगों ने रीड करना है। बेटा ये आपके सिलेक्शन ऑपरेशन सिर्फ ये एक पेज पर थे, लेकिन मैंने कुछ 16 स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करके डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ाई हैं। मजीद भी अगर किसी बच्चे को क्यूरी हो तो मोस्ट वेलकम, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूरी पेश करेगा और हम इंशाल्लाह उसको एंटरटेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ।